हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है आपके लिए। खास क्यों होने वाली है? क्योंकि इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में पता नहीं होता है। आज इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है LIC डबल AO, इस एग्जाम के लिए कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी सैलरी कितनी होती है और इसके अंदर क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, कब आ सकती है इसकी वैकेंसी, और ये एग्जाम क्यों आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं याद रखिएगा कि शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर LIC डबल AO की जो सैलरी होती है ना, वो आपके PO की सैलरी से भी ज्यादा होती। समझ रहे हो? AIC डबल AO की जो सैलरी होती है वो PO की सैलरी से भी ज्यादा होती है। यानी अगर आपका सपना महीने का लखपति होना, मतलब महीने में आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आप ये मान के चलना कि आपको क्या करना है, ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप कहोगे सर ये इतना आसान होगा क्या? देखो, कोई भी एग्जाम आसान तो नहीं होता है ना। किसी भी सेक्टर में आप जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर लोगे। चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका SSC हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे है। और अगर हम बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी क्वेश्चंस के अच्छे होते हैं। मतलब अगर आपको प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंपटीशन भी अच्छा खासा है और यहाँ पर आपको बाकी सारी स्ट्रीम के कंपैरिजन में ज्यादा कंपटीशन तगड़ा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो स्टूडेंट्स भी उसी हिसाब से क्रीमी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा कि सर आपने ये सारी चीजें बता तो दी हैं, तो क्या वो क्रीमी स्टूडेंट्स, क्या वो काबिल स्टूडेंट्स हम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। याद रखना, हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है। आप मेहनत कीजिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में अगर आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं तो आपको LIC डबल AO के एग्जाम की वैल्यू समझ में आ जाएगी और इस एग्जाम को क्यों देना है या कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो समझ में आ जाएगा। पूरा सब कुछ बताऊंगा मैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, मतलब सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इस एग्जाम के बारे में बात करूंगा। स्पेशली अगर लाइमलाइट की बात कर लो यहाँ पे, तो इसकी लाइमलाइट जो है यहाँ पे एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी हो गया, और जो भी पर्क्स मिलते हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको लगे कि आपके लिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है तो वीडियो को शेयर करना और लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना जरूर कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, समझाऊं, बताऊं आपको यहाँ पे, तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पर होगी कि LIC डबल AO होता क्या है। ये सरकारी जॉब है। कई बच्चों के दिमाग में ये आते हैं क्या ये सर सरकारी नौकरी है? तो मैं आपको बता दूं कि LIC डबल AO जो होती है ये बिल्कुल एक सरकारी जॉब है। LIC का नाम आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और ये कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी है जहां पे आपको गवर्नमेंट से ही अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ही इसको यूज चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये सरकारी जॉब के अंतर्गत ही पाई जाती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC इसको क्या करता है, पूरी तरीके से लीड करता है। इसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे AO होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डबल AO होती है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, है ना। और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्यों इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बताऊंगा। इसमें जॉब लोकेशन पैन इंडिया, मतलब पूरे भारत में कहीं भी आपको जॉब इसमें मिल सकती है। एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन होता है। प्रोसेस वही होगा कि आपको प्रीलिम्स देना होगा, मेंस देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। अब मैं क्यों कहूंगा कि बैंकिंग के जो विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं भर सकते हैं, भरेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिलेबस सिमिलर है। आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ भी चीज अलग से नहीं पढ़नी है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं 9-10 का डिफरेंस होगा, बाकी आपको यहाँ पे चीजें सिमिलर मिलती। ठीक है, और वो जो 9-10 का डिफरेंस होगा ना, वो यहाँ पे आपका जो GA करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो ना, वहां पे डिफरेंस होगा। मैं बताऊंगा वो डिफरेंस क्या होगा, इस वीडियो में आप बने रहना। ये जॉब में काम क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा। तो LIC डबल AO की जो नौकरी होती है, इसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल काम हो सकते हैं। मतलब जो भी आपका कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो भी आपका जो डिपार्टमेंटल काम होंगे, जिसमें कस्टमर से भी डील करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये सारा काम होता है। ऑफिस बेस्ड जॉब होती है और बड़ी लेविश आपको इसके अंदर सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलती हैं और आप बहुत अच्छे से अपना जीवन यहाँ पे क्या करते हो, व्यतीत करते हो। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बैंक की जॉब, पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी लगती है उनकी, और पंजाब नेशनल बैंक में PO की जॉब छोड़ के वो लोग LIC डबल AO या फिर LIC AO की जॉब ज्वाइन करते हैं। उनका रीजन बड़ा साफ होता है, कहते हैं सर वर्कलोड उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का बैंकिंग में होता है, लेकिन कहा जाए
तो ये जॉब ज्यादा उनके लिए प्रेफरेबल थी और उन्होंने इसको ही जॉब को ज्वाइन करा था। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं आगे की कहानी में। तो आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें सबसे पहले जानने के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, आपकी एज क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। तो देखो मिनिमम 21 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, 21 साल मिनिमम, और मैक्सिमम 30 साल। ये जनरल कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूं, जो जनरल विद्यार्थी हैं वो 21 साल से 30 साल तक की उम्र के अगर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें छूट मिलती हैं। SC ST कैटेगरी से आप हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप OBC से हो तो 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 33 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। आप PWD हो, है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब आपके अंदर कोई डिसेबल अगर आप हैं किसी तरीके से, तो आपको 10 से 15 साल की आपको छूट मिलती है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद अगर आप LIC एम्प्लॉय हो, किसी भी तरीके LIC के एम्प्लॉय रह चुके हो या हो, तो आपको 5 साल का इसमें अलग से बेनिफिट दिया जाता है। और भी बहुत सारे इसमें क्या कह सकते हैं कि छूट होती हैं। तो जैसे ही कभी आपको नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको पूरी डिटेल में बात बताऊंगा। अभी मेजरली आप इस तरह से मान के चलो कि आपको जो जनरली बैंकिंग में आपको छूट मिलती है, किसमें, हमारी एज लिमिट में, सिमिलर वही आपको यहाँ पे फायदा होता है इसमें। तो देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो भैया आपकी उम्र यहाँ पे इतनी होनी चाहिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि 28 साल तक फॉर्म भरा जाएगा, नहीं, आप 30 इयर्स तक फॉर्म इसका भर सकते हैं। अब यहाँ पे एज के बाद क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। देखो LIC AA का जो एग्जाम होता है वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब प्रोफेशनल आप अगर कोई कोर्स किए होते हैं उस प्रोफेशनल कोर्स के रिस्पेक्ट में भी होगा, और एक जनरल भी होता है, जिसमें आपको बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा होगा, AA जर्नलिस्ट। ठीक है, जर्नलिस्ट मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे AA जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको सिंपल एक बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। आप लोग कौन सा फॉर्म भर सकते हैं बेटा, तो आप लोग जो फॉर्म भर सकते हैं वो भर सकते हैं यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप जो फॉर्म भर सकते हैं ये आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, क्यों ये वाला फॉर्म भर सकते हैं मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। AA का जर्नलिस्ट जो वाला फॉर्म है ये आप क्यों भर सकते हैं मैं आपको इसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो कोई भी चीज आप जब पढ़ते हो, कोई भी चीज आप समझते हो, तो पूरा डिटेल में समझोगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी यहाँ पर क्या होंगी बेटा, अच्छी हो जाएंगी, थोड़ी सी ज्यादा समझदार यहाँ पे चीजें आप कर पाओगे समझदार तरीके से। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला ही फॉर्म आपको भरना होता है अगर आप किसी भी जैसे आपके पास कोई स्पेशल प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी स्पेशल प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो जर्नलिस्ट का। इसके अंदर कुछ अलग से नहीं होगा, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और इसमें देखो अच्छी बात बताऊं तो कहीं भी आपको ये नहीं बोला गया है कि भैया इतने % होने चाहिए, 55%, 60%, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप बस पास हो, 3rd डिवीजन भी अगर पास हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल डिग्री भी यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप उसके लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है IT से, है ना, या फिर आपका CA क्वालिफाई हुआ है, या आपका यहाँ पे एक्चुरियल जो है वो क्वालिफाई हुआ है, या राजभाषा अधिकारी के लिए आप जाना चाहते हो, तो आपके लिए प्रोफेशनल यहाँ पे भाषा भी है, जिसमें आप, जैसे आपने देखा होगा कि बैंक में SO का पेपर होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, उसमें अलग अलग स्ट्रीम होती हैं, ऐसे यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रीम होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं, आपका ग्रेजुएशन इनमें से किसी से हुआ है, तो आप अलग से चाहें तो इसके लिए कर सकते हैं। अगर आप इनसे फॉर्म भरेंगे तो आपको अलग से जो आपका मेंस का पेपर होता है वहां पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लग रहा है कि नहीं आप प्लेन ग्रेजुएशन किए हैं, या फिर नॉर्मल आपका बीटेक है लेकिन वो अलग अलग फील्ड में है, BCom है अलग अलग फील्ड में, आप नॉर्मल किसी उससे मतलब इन प्रोफेशनल डिग्रीज में से आप नहीं, आपके पास कुछ अगर है, तो आप सिंपल किससे फॉर्म भरेंगे, AA का जर्नलिस्ट से। इसमें सिंपल आपको क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, अगर मान लीजिए वैकेंसी आई तो मैं भर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप फाइनल ईयर वाले हैं तो भी भर सकते हैं, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि सर इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसकी वैकेंसी क्या आने वाली, एक बड़ी सुगबुगाहट से चल रही है कि इसकी वैकेंसी आने वाली है। 2023 में आई थी लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी। अब 2023, अच्छा इसका एक पैटर्न है, इसका पैटर्न यह है कि हर 4 साल पे इसकी वैकेंसी आती है। 23 के पहले 2019 में आई थी। अब देखा जाए तो 23 के बाद अगर 4 साल का गैप लेके चलें तो 27 में आनी चाहिए नियम से, लेकिन
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि भाई 4 साल मतलब 4 साल। इस बार उम्मीदें ऐसी लगाई जा रही हैं, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन पूरी पूरी चांसेस दिख रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन 1-2 महीने में आ जाएगा। जुलाई में लोग कह रहे हैं कि इसका एग्जाम भी हो सकता है, जुलाई में इसका एग्जाम हो सकता है। तो ठीक है, जब आएगा देखा जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बता दूं मैं सिंपल, बैंक में भी आप ग्रेजुएशन, आपकी डिग्री होनी चाहिए थी, आप ग्रेजुएशन यहां भी है, तो कुछ अलग नहीं है बेटा, कुछ अलग नहीं है। आप सिंपल इसके लिए यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आगे की तरफ हम लेके चलें आपको थोड़ा सा, तो आगे की कहानी क्या है जरा वो देख लीजिए। ठीक है, आगे की कहानी की बात करूंगा मैं थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि भाई इसका प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का, किस तरीके से यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम क्या क्या करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको इसमें काफी अच्छी चीजें मैं बताऊंगा बेटा, और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना जिनको सुन के आपको सीरियसली मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, जैसे आप मेंस का एग्जाम उसमें बैंकिंग में देते हो। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम देना, प्रीलिम्स के एग्जाम में आप ध्यान देना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। रीजनिंग यहां पे पूछी जाएगी बेटा। रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होते हैं, और उसके नंबर भी कितने मिलते हैं? 35 मिलते हैं। और टाइम कितना मिलता है? 20 मिनट। बिल्कुल बैंकिंग का पैटर्न है, बैंकिंग में भी यही होता है ना। अगर आप बात करेंगे एसबीआई क्लर्क आपने दिया होगा अभी, या आईबीपीएस पीओ दोगे, है ना, तो ऑलमोस्ट यही होता है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन। यहां पे क्वांट आपको मिलेगी, यानी मैथ्स 35 मिनट में, सॉरी 35 क्वेश्चन मिलेंगे 35 नंबर के, उसके लिए भी 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये आपने देखा बैंकिंग के लिए। अब यहां पे सबसे अच्छी चीज बताऊं इस एग्जाम की, वो अच्छी चीज ये है कि जो इंग्लिश है, ध्यान रखना बेटा, इंग्लिश का जो नंबर है ना, वो इंग्लिश में आपको क्या पूछा जाएगा? जो अभी आपका ग्रामर होता है, जो भी आपका नॉर्मल वोकैबुलरी, जो भी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 30 नंबर का होगा, और 30 क्वेश्चन यहां पे दिए जाएंगे, और टाइम कितना मिलेगा? 20 मिनट का। और बेस्ट पार्ट यहां पर यह है कि आपका जो प्रीलिम्स का मेरिट बनती है वो इसमें इंग्लिश के नंबर को काउंट नहीं किया जाता, मतलब इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग होती। यानी अगर 30 नंबर का पेपर है तो आपको इंग्लिश में किसी भी तरीके से मात्र 10 नंबर लाने, यानी 20 मिनट में क्या 10 क्वेश्चन आप इंग्लिश के नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जोड़ते। सर टोटल जो बनता है वो क्या होता है? 70 क्वेश्चन, 70 नंबर होता है। 100 क्वेश्चन यहां पे करते हैं कंसीडर, एक्चुअली 70 क्वेश्चन ही रहता है, या यूं कहें कि 100 क्वेश्चन होगा और आपको मेरिट जो बनेगी वो 70 में बनेगी। समझ में आई बात? यानी आप ध्यान रखना कि आपका जो इंग्लिश के नंबर हैं वो नहीं जुड़ते हैं, जुड़ते हैं किसके? मैथ्स और रीजनिंग के नंबर। इंग्लिश बस क्वालिफाइंग है। और अच्छी बात बताऊं आपको, यहां पे एक और जबरदस्त बात, एकमात्र ऐसा एग्जाम है ये जहां पर माइनस मार्किंग नहीं होती। समझ रहे हो आप? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। मतलब आपको यहां पे अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, तो भैया आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कितना ज्यादा जबरदस्त और इंपॉर्टेंट यहां पे कंसेप्ट है। अब देखो नया पैटर्न जो आएगा या नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक का जो LICAAO का इतिहास रहा है उसके हिसाब से मैं बताता हूं कि भैया नेगेटिव मार्किंग SBS में LICAAO में नहीं होती है। आपका जो इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग होती है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए यार? आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के दम पे प्री क्लियर कर लोगे। हालांकि प्री के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, फाइनल मेरिट में तो मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, जैसा कि आपका बैंक में होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, नेगेटिव मार्किंग भैया नहीं होती है। सर सुनो, खुश हो जाओ, प्री छोड़ो, मेंस में भी नहीं होती, इसके मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। देखो मेंस का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में नो नेगेटिव मार्किंग, ना तो प्रीलिम्स में ना तो मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हो तो भी आपको उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन मैं फिर से सजेशन दूंगा कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें हो सकती हैं, तो आप कोशिश करेंगे कम से कम क्वेश्चन गलत करें। ठीक है, अब देखिए जरा सा मेंस का थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं कि भैया मेंस में क्या हिसाब किताब चलता है। मेंस में जो है ना, बिल्कुल बैंकिंग, आप ये मान के चलो कि बैंकिंग ही आप दे रहे हो। देखो रीजनिंग आपके मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेंस में रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 90 नंबर का, यानी हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 90 नंबर आपको मिलते हैं, यानी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आप करोगे, टाइम आपको मिलता है 40 मिनट का। और लेवल जो होगा वो मान के चलो पीओ का ही लेवल होता है, आप पीओ कह लो या क्लर्क मेंस कह लो, ये कह सकते हो। लेवल ठीक ठाक लेवल रहता है ना, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं कह सकता और बहुत बेसिक भी नहीं कह सकता, मतलब अच्छा खासा रोल यहां पे रहता है।
रीजनिंग के बाद अगर बात करें यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, मतलब आप करंट अफेयर्स का सेगमेंट देखें तो उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी जीए के हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग आपको 20 मिनट मिलती है, यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो प्रोफेशनल नॉलेज है और यहां पे मैं क्वांट कर दे रहा हूं, ठीक है, क्वांट कर दे रहा हूं, मतलब भाई जो अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज से जा रहे हैं तो आप अपने फील्ड का एग्जाम दीजिए, आईटी वाले हैं तो आईटी का पेपर होगा, है ना। तो अगर आप जो नॉर्मल जनरल से जा रहे हैं तो आप क्वांट का पेपर देंगे, यानी मैथ्स का पेपर देंगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना, मैथ्स में 30 क्वेश्चन 90 नंबर का मैथ्स में भी होता है, मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का। और इसके लिए भी आपको कितना मिलता है बेटा, 40 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। इसमें जो एक चीज थोड़ी सी जुड़ जाती है वो होती है ये चौथा पार्ट, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। मतलब आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन होता था, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस एक साथ आता था, यहाँ पे फाइनेंस अवेयरनेस जो है, फाइनेंस अवेयरनेस को अलग कर दिया गया है, करंट अफेयर्स को अलग कर दिया गया है। और फाइनेंस अवेयरनेस में इंश्योरेंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आपको क्लासेस में सब कुछ पढ़ाया जाएगा और आपका आराम से वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सर ये 30 क्वेश्चन 60 नंबर के आते हैं, यानी देखा जाए तो टोटल जो है 120 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। टाइम कितना मिलेगा बेटा, 120 मिनट मिलेगा, मतलब देखा जाए तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने। अब आप सोचो कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन संभव है? सर मुस्कुरा के संभव है, ठीक है। और आप ध्यान देना, इसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज और होती है जो कि जनरली पीओ एग्जाम में आपने देखी होगी, इंग्लिश का ना एस्से राइटिंग का एक पेपर होता है, ठीक है। एस्से राइटिंग का पेपर होगा जिसमें लेटर राइटिंग एस्से राइटिंग का होगा। ये जो है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको लेटर से और एस्से राइटिंग से, जिसमें 25 नंबर आपको यहां पे उसके मिलते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है, आधे घंटे का। और वो बहुत सिंपल टास्क है, एस्से राइटिंग लेटर राइटिंग आपको सिखाई जा सकती है और आप सीख सकते हैं। समझ में आई बात, क्यों ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात देखो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बैंकिंग से तो आसान हो गया भाई, बैंकिंग में नेगेटिव मार्किंग है। आप देखो टाइम लिमिट भी इसमें काफी अच्छी खासी है। आप इसमें देखो एक क्वेश्चन 3 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग के हैं, बाकी 2-2 नंबर के, तो कुछ अलग नहीं है, आपने कुछ अलग से नहीं पढ़ना। बस एक थोड़ा सा पोर्शन एलआईसी का, इंश्योरेंस का है, जो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप उसको चाहेंगे तो 1 हफ्ते में पूरा पढ़ सकते, ठीक है भाई। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। ये देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी प्रोफेशनल ऑफिस उससे जा रहे हैं, क्या बोलते हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज के साथ जाएंगे, तो वहां पे रीजनिंग, जीए, करंट अफेयर्स, प्रोफेशनल नॉलेज आ जाएगा उसकी जगह पे, क्वांट की जगह पे। और अगर आप जनरल से जा रहे हैं तो वहां पे आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब मैथ्स क्वांट का सेक्शन होगा, जिसमें डीआई का पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए अलग से बता दिया। इसमें बेटा इंटरव्यू भी होता है, और ध्यान रखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी जॉब है तो इंटरव्यू होगा। और इसमें जो मेंस के नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। कैंडिडेट हु क्लियर मेंस आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, 60 नंबर का इंटरव्यू होता है इसमें, 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। और इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी ना आपकी, वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर से बनती है। तो मेंस का स्कोर प्लस इंटरव्यू का स्कोर इज इक्वल टू योर फाइनल मेरिट, ठीक है। और वहां से फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, बहुत बढ़िया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो आप इसका इंटरव्यू नहीं दे सकते, हिंदी में भी इंटरव्यू देकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज बताऊं, ये देखो इधर आओ भैया, बेसिक पे 88,000, सैलरी 88,000, बेसिक पे बता रहा हूं, बेसिक पे 88,000 है। और सारे के सारे अलाउंस, भाई हर शहर का अलग अलग एचआरए वगैरह होता है, डीए अलग अलग होता है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसको अगर हम सबको जोड़ दें स्टैंडर्ड में तो 1,20,000 रुपए महीने की तनख्वाह है। मैं फिर से बोलूंगा, 1,20,000 बैंक पीओ की सैलरी नहीं है, एसबीआई पीओ की सैलरी नहीं है। 1,20,000 रुपए सैलरी से आप शुरुआत करते हो इस जॉब में। क्यों ये जॉब इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। तो भैया इस जॉब को लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और बेस्ट पार्ट बताऊं, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो आप बैंकिंग की तैयारी में पढ़ रहे थे वही चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो भाई साहब थोड़ा सा इस एग्जाम के लिए सीरियस हो जाओ। आई विश की वैकेंसी इसकी आ जाए, और अगर इसमें 500 वैकेंसी भी आएगी तो भी आप इसका फॉर्म भरेंगे, 300 वैकेंसी आएगी तो भी इसका फॉर्म भरेंगे, 3,000 आएगी तो भरेंगे ही भरेंगे। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कम भी हो तब भी आप इसका फॉर्म भरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। मेहनत करोगे, मैं कह रहा हूं 300 लोगों में भी तो आपको एक ही सीट चाहिए ना, तो सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा। तो हिम्मत मत हारना, फॉर्म जरूर भरना, आराम से सिलेक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें और भी कुछ पर्क्स होते हैं, कुछ और भी सुविधाएं होती हैं। सर सुविधाएं तो बहुत होती हैं, जो मैंने मेन सुविधाएं थी वो उठा के रखी यहाँ पे। आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम जो पेंशन मिलती है वो भी मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा आपको ग्रेजुटी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, आपका व्हीकल लोन है ना, ये सारी चीजें जो हैं, हाउसिंग लोन है, ये सब चीजें जो हैं बहुत सस्ते और बहुत कम इंटरेस्ट में आपको मिलता है। तो ये सब फायदा जो बैंकर्स को मिलता है, और ये तो सर सिंपल है, इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स हैं। आपको मोबाइल का खर्चा मिलता है, आपको पेट्रोल का खर्चा मिलता है, आपको मूवी देखने का पैसा मिलता है, आपको बहुत अलग अलग चीजों के पर्क्स मिलते हैं। तो मेजर तो ये मैंने बता दिया, और बहुत सारे हैं। तो मतलब एक ऐसा एग्जाम जहां पे आप आके पढ़ के सिलेक्शन लेके महीने का ₹1,00,000 कमा सकते हैं, जो सिर्फ यही संभव कराता है। तो इसको सर बहुत ज्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इस एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन सर ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है। लोग इसीलिए सर बैंक पीओ की जॉब छोड़ के LIC AAO ज्वाइन करते हैं। सर इसमें देखो करियर ग्रोथ कितना शानदार है, करियर ग्रोथ आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। देखो आपका इसमें ऑब्वियसली बात है ना, बिना ग्रोथ के हम थोड़ी कोई चीज करना चाहेंगे। और अगर करियर ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद आपका असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर जो ADM होता है वहां पे आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद आपका डिविजनल मैनेजर यानी DM, डिविजनल मैनेजर, पूरा डिवीजन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद सीनियर डिविजनल मैनेजर जाते हो आप, जोनल मैनेजर जिसे कहा जाता है। तो भैया बहुत बड़ी पोस्ट है, और जोनल मैनेजर वगैरह तक जाते जाते आपकी तनख्वाह तो भाई साहब ऐसे 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 पीक पे होगी। समझ में आई बात? आप एक महीने की सैलरी में एक कोई कार खरीद सकते हो, इतनी सैलरी होती है, इतनी सुविधाएं होती हैं, बहुत बड़ी जॉब है सर, लाइफ सेटल हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि इस वीडियो को आपने, उम्मीद है कि पूरा देखा होगा, और सिर्फ वीडियो को देखा नहीं होगा, इस वीडियो से सीखा होगा कि सर हमारे हिसाब से सब कुछ इसके अंदर मिल गया। और अगर हमारे हिसाब से सब कुछ इसके अंदर मिल गया मतलब हमको पढ़ना क्या है वो आपने बता दिया, एज, क्वालिफिकेशन, सब कुछ सर वही सिलेबस है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वही कोडिंग डिकोडिंग, वही डायरेक्शन डिस्टेंस, वही पजल्स, वही सिलोगिज्म, वही इनइक्वालिटी, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना। समझ में आई बात? बाकी पढ़ना क्या होगा वो तो हम आपके साथ हैं ही हैं। तो इस बार LIC अगर आती है तो आप तैयार हो जाइएगा। जो उम्मीदें, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार LIC का जो एग्जाम होगा वो होगा आपका जुलाई अगस्त में, ऐसा एक अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ, ये वैकेंसी आई, तो आप इसका फॉर्म भरेंगे। और भविष्य में भी मान लीजिए, भगवान कौन जानता है, भगवान ना करें इस साल ना आए, मतलब आना चाहिए, मैं तो मनाऊंगा इस साल आ जाए, और उम्मीदें भी हैं। तो अगर आई वैकेंसी तो फॉर्म भरोगे, कि मान लो नहीं आई तो जब भी आएगी तो आप इसका फॉर्म भरोगे, ठीक है? और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार वैकेंसी आएगी, ठीक है? तो तैयार रहना, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें KGS बैंकिंग पे। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना जरूर, और ये भी बताना कैसा लगा आपको ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और किसी भी और एग्जाम के बारे में आपको जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं कुछ नया और स्पेशल लेके। जय हिंद।